गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की क्लास है और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 14 नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं और हमने इसके बारे में क्या डिस्कस कर लिया था? डिस्कस किया था इसका अर्थ और एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन दोनों डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 14 लेसन 14 क्या है। नेशनल इनकम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, और इसमें एक भी क्लास अगर मिस कर दोगे तो समझ नहीं आएगा। आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक की, कि स्टॉक क्या होता है और प्रवाह क्या होता है। स्टॉक और प्रवाह ऐसे आप नाम सुनोगे तो समझ नहीं आएगा, तो इसलिए इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इसका मीनिंग और इसका इंट्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक क्या होता है और प्रवाह क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक क्या होता है? देखिए, जब कोई आर्थिक चर होता है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट होता है, जब भी हम किसी फाइनेंशियली कोई पॉइंट की बात करते हैं, कोई भी मैटर है, जब हम किसी आर्थिक चर का अध्ययन किस में करते हैं? एक समय बिंदु पे करते हैं। किस पे करते हैं? एक समय बिंदु पे, तो उसे क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। समझ आया क्या? जब भी किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक समय बिंदु पर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। समझ नहीं आया होगा? देखो, अब मान लो कि अब अपन एक बात करते हैं, अपन अपनी बात करें कि नेशनल इनकम, या बजट आप एक दिन का बनाते हैं या पूरे साल का बनाते हैं? पूरे साल का बनाते हैं, मतलब 31 मार्च टू 1 अप्रैल। तो क्या ये स्टॉक है? नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि किसी एक बिंदु की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में क्या लगाते हैं? पूंजी। क्या लगाते हैं? कैपिटल एक बार लेके आ गए, आप पूंजी लेके आ गए। कितने रुपए लेके आए? मान लो 1 लाख रुपए आपने व्यापार में पूंजी लगाई। जब आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में आपने क्या लगा दी? कैपिटल। तो वो एक बार लगा दी, उसको हर साल थोड़ी आप लगाओगे भाई। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जितने भी हम बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एक बार पूंजी लगाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? स्टॉक। समझ आया? स्टॉक का मतलब कि जब किसी चीज का अध्ययन एक समय बिंदु पर किया जाता है, मतलब एक ही बार किया जा रहा है उसका अध्ययन, ऐसा नहीं कि उसको हर साल कर रहे हो। जो चीज हर साल की जाती है उसको क्या बोलेंगे? प्रवाह। और जो सिर्फ एक बार की जाती है, मतलब एक पॉइंट की बात कर रहा है वो, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक समय बिंदु पर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक कहते हैं। समझ आया? क्या है? फिर से सुनो। जब किसी आर्थिक चर मतलब आर्थिक का मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। जब भी कोई ऐसा चर है कि जिसका अध्ययन, चर मतलब ऐसा कोई डाटा जिसका अध्ययन हम किस में कर रहे हैं? एक पॉइंट ऑफ टाइम। किस पे बोल रहा है वो? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब समय बिंदु पे। एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और नेक्स्ट होता है पीरियड ऑफ टाइम। एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक समय बिंदु, दैट मीन्स स्टॉक। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि कोई पीरियड की बात कर रहे हो आप, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 4 साल हो, 14 साल हो। अगर आप किसी पीरियड की बात कर रहे हैं दैट मीन्स प्रवाह, और जब किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स स्टॉक। समझ आ गया? जब किसी पॉइंट की बात करते हैं तो उसे बोलेंगे स्टॉक, और जब किसी पीरियड की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रवाह। समझ आ गया? तो स्टॉक में क्या लिखेंगे? समझ आ गया बेटा? जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्टॉक कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लेना, क्योंकि बेटा ये चीजें ऐसी रटोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि अगला आपसे एग्जांपल भी पूछ सकता है कि कैपिटल जो स्टॉक है या प्रवाह, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ और आता है। अब राष्ट्रीय नेशनल इनकम स्टॉक है या प्रवाह है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन बनेंगे, इसके लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, फ्लो क्या होता है और आपका स्टॉक क्या होता है। समझ आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
फ्लो। ये क्लियर हो गया। एंड ये भी पता होना चाहिए कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। समझ आ गया। एक समय, एक निश्चित समय बिंदु किसे बोलते हैं और एक अवधि किसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्लियर करते हैं स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक अवधारणा क्या लिखेंगे इसमें? जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे स्टॉक अवधारणा कहा। ठीक है, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक समय बिंदु के, एक समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पॉइंट की बात कर रहा है कि भाई मैंने अगर कैपिटल लगाई तो कितनी लगाई? 1,00,000। 1,00,000 कैपिटल लगाई तो कब लगाई? 24 दिसंबर 2019। ठीक है, 24 दिसंबर 2019 को मैंने 1,00,000 रुपए कैपिटल लगा दी। अब उसका ऐसा पीरियड थोड़ी कि भाई इतने से इतने समय के लिए लगा दी, एक सिर्फ पॉइंट की बात कर रहा है, दैट मीन्स स्टॉक होता है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये तो था हमारा स्टॉक। जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक समय बिंदु दैट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है तो उसे हम स्टॉक अवधारणा कहते हैं। समझ आया? उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब प्रवाह अवधारणा, फ्लो कॉन्सेप्ट। बात कर रहे हैं प्रवाह अवधारणा की। प्रवाह अवधारणा, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक समयावधि के लिए किया जाता है, उसे प्रवाह अवधारणा कहते हैं। पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है बेटा? जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक समयावधि के लिए किया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल अपन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेक्स्ट टाइम। नेशनल इनकम क्या है बेटा? नेशनल इनकम एक प्रवाह अवधारणा है। ठीक है बेटा? कैपिटल स्टॉक है,
इसमें एक एग्जांपल देते हैं, अपनी बुक में दिया हुआ है, पानी की टंकी वाला एग्जांपल है कि भाई पानी की टंकी है, उसमें कितने लीटर पानी आ रहा है, 22 लीटर पानी आ रहा है, और पर डे कितना आप कर रहे हो कंज्यूम, 220 लीटर पानी आ रहा है और पर डे आप 200 लीटर कंज्यूम कर रहे हो। तो ये तो क्या हो गया प्रवाह, और बचता कितना है ऑलवेज 20, तो ये क्या उसका स्टॉक। ये आपकी बुक में एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ये नहीं पूछा जाता है, ऐसा एग्जांपल नहीं पूछेगा। हाँ ये है पानी की टंकी वाला एग्जांपल, स्टॉक के अंदर आता है। तो ये जो है बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे 3-4 कॉन्सेप्ट दे देगा कि प्रवाह या स्टॉक, आप खुद ही पता लगा लोगे, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम दैट मीन्स क्या है स्टॉक, और पीरियड ऑफ टाइम दैट मीन्स प्रवाह। ठीक है, फ्लो और स्टॉक दोनों क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्लियर हो गया होगा बेटा, कुछ और डाउट हो तो प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि चैप्टर 3 चैप्टर की यूनिट है, और क्वेश्चन स्टॉक और प्रवाह में से बिल्कुल आता है, 1 नंबर का है चाहे 2। ये पूछ लेगा स्टॉक और प्रवाह में अंतर बताओ, स्टॉक और प्रवाह के एग्जाम्पल तो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, या पूछ लेगा स्टॉक अवधारणा किसे कहते हैं, या फिर पूछ लेगा प्रवाह अवधारणा किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसका स्टॉक प्रवाह के बारे में अपन बताते हैं कि स्टॉक और प्रवाह जो इसका फ्लो किस प्रकार से होता है। देखिए, एक देश के अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो होता है व्यापारी, भाई बिजनेस किससे चलता है, एक तो व्यापारी, और दूसरा क्या होता है ग्राहक। ठीक है, तो ये तो हो गया व्यापारी, और दूसरा क्या हो गया ग्राहक। ग्राहक कहां से आया, परिवार से, कहां से आया परिवार से आएगा ना। और उसके बाद दूसरा कहां है व्यापार, इनके बीच में एक और होती है सरकार। अगर ये नहीं हो तो ये तो अपनी मनमानी करेगा, अगर ये नहीं हो तो ये क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा, और ये ग्राहक से और परिवार से क्या होगा, अपनी मर्जी से पैसा लेगा। भाई जितना सामान देगा अपनी मर्जी से देगा, जब ये बेचारे काम करेंगे तो इनको मजदूरी इतनी सी देगा और काम बहुत सारा करवाएगा। तो इनके बीच में क्या होता है, एक मीडिएटर होती है सरकार। बेटा हमारे से पूछा जाता है आय के चक्रकार प्रवाह को समझाइए, किसके द्वारा, चित्र के द्वारा। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, आय के चक्रकार प्रवाह को समझाइए किसके द्वारा, चित्र के द्वारा। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो सर्वप्रथम प्रतिपादन है, आय के चक्रकार प्रवाह को समझाइए, किसके द्वारा समझाना है, चित्र के द्वारा समझाना है, बाय डायग्राम। चल आय का चक्रकार प्रवाह। ठीक, इस विचारधारा का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रांस के कौन थे, अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री कौन थे, फ्रैंकोन क्विज ने। कौन थे, फ्रैंकोन क्विज ने। फ्रैंकोन क्विज ने कौन थे बेटा, फ्रैंकोन क्विज ने थे अर्थशास्त्री, कहाँ के, फ्रांस के थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इस विचार का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और कब किया था, 1758। ठीक है, तो आय के चक्रकार प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया, फ्रांस के अर्थशास्त्री फ्रैंकोन क्विज ने। ठीक है,
फ्रैंकियन क्विज़ने ने क्या किया था कि आय के चक्रवात प्रभाव को सबसे पहले बताया कि बोले ऐसा एक फ्लो होता है, बंद अर्थव्यवस्था में अलग होता है और खुली अर्थव्यवस्था में अलग होता है। बंद अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था आपने पढ़ी क्या होती है, याद होगा इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जब केवल व्यापार जो होता है वो एक देश के अंदर होता है। जब किसी एक देश के अंदर अंदर, मान लो ये इंडिया है, इंडिया है ही मानना क्या, ये इंडिया, जो भी बिजनेस है, जो बिजनेस है सिर्फ इस इंडिया के अंदर अंदर हो रहा है, तो ये तो क्या है, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था मतलब जब भी कोई देश का व्यापार अपने देश के अंदर अंदर मतलब भौगोलिक सीमा के अंतर्गत होता है तो उसे क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। इसके अपोजिट जब इंडिया अपना बिजनेस अन्य देशों के साथ करती है, अन्य देश मतलब चाइना, अमेरिका, जापान, कोई भी हो सकता है, अन्य देशों के साथ जब व्यापार होता है तो उसे क्या कहा जाता है, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था। जब खुली अर्थव्यवस्था होगी तो व्यापार के अंतर्गत कौन कौन आएगा, 5 लोग आएंगे भाई, 5 पॉइंट आएंगे। और जब बंद अर्थव्यवस्था है तो बंद अर्थव्यवस्था में 2 ही लोग हैं, एक तो है परिवार और दूसरा क्या है, व्यवसाय। अपने सिलेबस में यही ज्यादा है, इसको ही डायग्राम में बताना है, हमारी बुक में भी यही है। और इसमें सिर्फ अगर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन खुली अर्थव्यवस्था से रिलेटेड तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि खुली अर्थव्यवस्था में आय के चक्रकार प्रभाव में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो मैं आपको आगे बता दूंगी, इसमें 5 बिंदु हैं। इसके अभी कौन कौन है, अभी हम बात कर रहे हैं बंद अर्थव्यवस्था की। तो बंद अर्थव्यवस्था में कौन कौन आएगा, एक तो परिवार आएगा और दूसरा क्या आएगा, व्यवसाय। क्लियर हो बेटा, परिवार आएगा और व्यवसाय। तो देखिए बेटा, परिवार और व्यवसाय, तो अपन तो इसी की बात कर लेते हैं। आय का चक्रकार प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, क्लियर हुआ। देखिए आगे पढ़ते हैं। एक देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे परिवार, व्यवसाय। किसकी बात कर रहा है, एक देश की, परिवार, व्यवसाय व सरकार। ठीक है, जो कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी निर्भरता को चित्र के माध्यम समझाया। चक्रकार कहलाता है। क्लियर हो गया। एक देश होता है, उसकी अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्र होते हैं, उसमें से जैसे सरकार है, व्यवसाय है और परिवार है, ये एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। अब निर्भर कैसे होते हैं, मान लीजिए परिवार है, परिवार क्या देता है व्यवसाय को, भाई श्रम देता है।
इसको अपन डायग्राम में पढ़ेंगे बेटा अच्छे से, है ना। श्रम पूंजी देता है और व्यवसाय इसके बदले में क्या देगा, मजदूरी। पूंजी के बदले क्या देगा, ब्याज, है ना। तो ये जो चीजें होती हैं ये सब कौन दे रहा है, परिवार उसके बदले ये दे रहा है। उसके बाद परिवार क्या करेगा, यहाँ व्यय करेगा और व्यवसाय क्या करेगा, इसके लिए वस्तु देगा, वस्तु व सेवा। ये बेटा अच्छे से क्लियर करेंगे, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है बेटा। तो आय का चक्रकार प्रभाव क्या होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्र होते हैं जो कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और निर्भरता को अपने डायग्राम के द्वारा दर्शाया। आय का चक्रकार प्रभाव कहलाता है। परिवार किस पे निर्भर है, व्यवसाय पे। व्यवसाय किस पे निर्भर है, परिवार पे। समझ आया बेटा, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। क्लियर हो गया होगा। अब इसका नेक्स्ट है जो अपन पढ़ेंगे, इसका डायग्राम पढ़ेंगे। बहुत टाइम लगेगा बेटा डायग्राम को पढ़ने में, क्योंकि उसको अच्छे से एक एक पॉइंट समझना जरूरी है। ठीक है, तो आय का चक्रकार प्रवाह का जो डायग्राम है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक इतना समझ आया, स्टॉक क्या होता है, प्रवाह क्या होता है, आय का चक्रकार प्रवाह क्या होता है। अब इतना समझ आ गया ना, तो आगे की जो थ्योरी है वो बहुत इजीली समझ आ जाएगी रिलेटेड टू स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, ओके बेटा जी, थैंक यू, बाय।